Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है यूनिट 11, द लास्ट यूनिट, पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओवरकमिंग मॉडर्निटी। जापान के सिनेरियो में अगर हम देखें तो जापान 18th और 19th सेंचुरी के बीच में एथिक्स पे जी रहा था। 20th सेंचुरी आते आते सडनली जापान में मॉडर्नाइजेशन की तरफ थोड़ी सी छलांग लगाना शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, एक एपिक बात जापानीज लोगों में हमेशा टिकी हुई थी। अगर हम देखते हैं कि जापानीज लोग मॉडर्नाइजेशन मांग रहे हैं, जापानीज गवर्नमेंट नेशनलिज्म रिस्टोर करना चाह रही है। जापानीज गवर्नमेंट इस पे सक्सेसफुल भी हो गई थी। इनफैक्ट 1930s और 1940s का जो पीरियड था उसमें जापानीज गवर्नमेंट वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ जापान। दोस्तों, जापान ने कुछ वॉर लॉन्च करे थे टुवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज लाइक ताइवान, चाइना, अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड ऑल। ये ऐसे वॉर्स थे जो आगे चल के मर्ज हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये इसलिए मर्ज हुआ क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पे एक अमेरिकन नेवल फ्लीट पे अटैक कर दिया था। एंड उसके बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब जापान में आया एक इकोनॉमिक क्राइसिस, क्रंच। देश के लोगों को ये बोला गया दैट द कंट्री इज अंडरगोइंग अ चर्न, इट नीड्स यू नीड टू वर्क फॉर द कंट्री। दोस्तों, लोगों को जब ये बोला गया कि आपको देश के लिए काम करना है तो एक तरीका तो पक्का था, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म हैड टू बी इंस्टिल्ड। लोगों के अंदर वो फीलिंग जो थी नेशनलिज्म की वो आना ही थी और वो आ गई। ये पीरियड जो था ना, इसमें जो लोग डिसेंडेंट्स थे उनको इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, जो सोसाइटीज़ फॉर्म हो रही, पेट्रियाटिक सोसाइटीज़ फॉर्म हो रही है, विमेंस के ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे जो कि आगे चल के फैक्ट्रीज में काम करेंगे एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें होने लगी। 1943 में एक्चुअली ये मॉडर्निटी को कर्ब करने के लिए एक सिंपोजियम लॉन्च किया गया। मतलब कुछ लोग फॉर्म हो गए थे जो कि हाउ टू ओवरकम मॉडर्निटी पे डिबेट्स देने लगे कि हमको फॉरेन वेस्टर्न आइडियोलॉजी के पीछे भागने की कितनी ज़रूरत है। नाउ, एक म्यूजिशियन थे मुरोई सबूरो, इन्होंने ये क्वेश्चन पोज करा कि हाउ शुड वी walk away from sensory stimulation to spiritual stimulation। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पे रह के हम सिर्फ अपने म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो हमारे देश के बने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पे जो हमारा म्यूज़िक है वही असली में हमारी आत्मा को तृप्त करेगा। वही बात होती है ना दोस्तों, आप ड्रम्स पे तबला बजाने की कोशिश करेंगे तो क्या फ़र्क होगा। तो ये डिफरेंस होते हैं। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट हैपन। अगर हम देखें तो इन्होंने कहा था, बहुत सारे और भी लोग थे, जैसे कि एक फिलोसफर थे निशितानी केईजी, इन्होंने मॉडर्न बनने की डेफिनेशन बदल दी। इन्होंने कहा मॉडर्न बनना सिर्फ वेस्टर्न चीज़ों को, अप्लायंसेस को कॉपी करना नहीं होता। मॉडर्न, एक्चुअली मॉडर्न जो वर्ड था इट वाज को रिलेटेड विथ 3 streams। द फर्स्ट इज द रेनेसांस, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ नेचुरल साइंसेस। जब यूरोप में रेनेसांस हुआ था उसको मॉडर्न, एक अलग सोच, उसको मॉडर्न होना कहते हैं। प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन, आपको जो परंपरागत बातें बताई जा रही है उनमें से धर्म को जस्ट बनाने की कोशिश करने की जो पहल थी मार्टिन लूथर,
द्वारा, वो यहाँ पर आती है। एंड फाइनली नेचुरल साइंसेस, भैया ह्यूमंस को समझो, डोंट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, ये मॉडर्न होना होता है। इनफैक्ट इन्होंने कहा था कि जापानीज मॉरल एनर्जी है, उसी के कारण हम कॉलोनाइजेशन से बच पाए। जापानीज लोगों के अंदर वो मॉरालिटी थी कि वो लोग अपने आप को कॉलोनाइज्ड नहीं होने दे रहे थे। दे वर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड सेविंग देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग कॉलोनाइज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉरल एनर्जी जिसके अंदर वो हैं। जापान एक ऐसा नेशन है जो दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। जापान का ट्रेडिशन बहुत वास्ट है। तो अब हम लोग ईस्टर्न एशिया को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो हमको जापान को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ये इनकी मेंटालिटी थी। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।